बच्चों टू द क्विक रिवीजन सीरीज अगेन। बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो बोर्स मॉडल, फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिवाइज किया था। बच्चों उसको तुम लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा, उसका प्रॉपर आपने नोट्स भी बना लिया होगा। चलो अब बढ़ते हैं आज इससे आगे। आज बात की जाए मॉडर्न फिजिक्स के दूसरे टॉपिक की। आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स की। आज हम लोग रिवाइज करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स को, न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी, फिजन, फ्यूजन एटसेट्रा। ठीक, नॉट कंफ्यूजन, फिजन फ्यूजन। स्टार्ट किया जाए। बच्चों न्यूक्लियर फिजिक्स शब्द से भी जाहिर है कि आप इसमें न्यूक्लियस की बात करोगे, इसमें आप जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बात नहीं करोगे। यानी अब आप इस टॉपिक में टू द पॉइंट न्यूक्लियस पर फोकस्ड रहोगे। न्यूक्लियस यानी जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक, सबसे पहले बात करें बच्चों अगर न्यूक्लियर रेडियस की, तो न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट फर्मी मीटर की रेंज में होता है और ए क्या है यहाँ पर? ए है मास नंबर, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कंबाइंड संख्या। अगर बात की जाए किसी न्यूक्लियर के रेडियस डेंसिटी की, तो डेंसिटी बच्चों क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम, टोटल मास। तो अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम मान लें, तो वो मास इंटू मास नंबर दैट इज टोटल मास बाय 4/3 पाई आर क्यूब। जो इसका क्यूब करोगे तो ये बन जाएगा आर नॉट क्यूब, और ए से आप कैंसिल कर दोगे तो ये वैल्यू आपको ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। यानी जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है वो ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है और वो अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की होती है। यानी जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है वो ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब बच्चों यहाँ पर बात आती है कि न्यूक्लियस के अंदर दो भाई न्यूट्रॉन्स का तो एक साथ रहना समझ में आता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कैसे रह सकते हैं जबकि उनके बीच में तो रिपल्शन होता है। बच्चों यहाँ पर फिर बात आ जाती है किसकी? यहाँ पे बात आ जाती है न्यूक्लियर फोर्स की। न्यूक्लियर फोर्स ये क्या होती है? ये वो फोर्स है जो जिम्मेदार है न्यूक्लियस को इंटैक्ट रखने के लिए। बच्चों हमारे पास नेचर में टोटल अगर कहा जाए तो 4, अदरवाइज 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और तीसरी न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स बच्चों जिम्मेदार है न्यूक्लियस को इंटैक्ट रखने के लिए, यानी एक साथ बांध के रखने के लिए। न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है? न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब कि ये बहुत दूरी तक काम नहीं कर सकती, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो लार्ज डिस्टेंसेस पे काम करती हैं। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये नेचर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अगर न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच का गैप, सेपरेशन फर्मी मीटर की रेंज में हो, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो ये बड़े शार्पली डिक्रीज करती है। और यही कारण है कि जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो अपने टुकड़ों में वो ब्रेक करने लगते हैं, टूटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तब न्यूक्लियर फोर्स हो गई कमजोर। जो फोर्स बांध के रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी बच्चों वो हो गई कमजोर, और जो तोड़ने वाली फोर्स थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन था, वो अब डोमिनेट करने लग जाता है और वो बड़े न्यूक्लियस को छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। तो बच्चों न्यूक्लियर फोर्स किसकी जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार है न्यूक्लियस को इंटैक्ट रखने के लिए, यानी प्रोटॉन्स को बावजूद इसके रिपल्शन हो रहा है एक जगह पे बांध के रखने के लिए। न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लगती है वो इंडिपेंडेंट होती है उनके चार्ज से। मतलब प्रोटॉन्स के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लग रही होगी या न्यूट्रॉन्स के बीच में या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि इनमें चार्ज है या नहीं है। ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है और ये इंडिपेंडेंट है किससे? चार्ज से। अगर न्यूक्लियॉन्स का स्पिन एक ही सेंस में हो रहा होता है तो ये फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होती है, और अगर न्यूक्लियॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे होते हैं तो फिर ये कमजोर फोर्स होती है। बच्चों कैसे डिफाइन करते हैं हम आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशन को? E = डेल्टा mc²। बच्चों यहीं से रिलेशन आती है, जब मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, और यहीं से आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से ही ये कंसेप्ट आया कि एनर्जी इज द फाइनल रियलिटी, मास इज नॉट। यानी मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप 1 किलोग्राम मास लोगे तब तो एनर्जी
C दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 स्क्वायर कर दोगे अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 17 जूल। वो एक बहुत बड़ी एनर्जी है। तो मास का जो डिफेक्ट लिया जाता है डेल्टा एम इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। इसको आप एक एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU लेके चलते हो, यानी ये कहा जाए कि एक एटॉमिक मास यूनिट बच्चों क्या होता है वो कार्बन एटम, न्यूट्रल कार्बन एटम, उसका 12वां हिस्सा। अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो एनर्जी में तो भी अप्रोक्सीमेटली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। तो ये है आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, जो कि मास का एनर्जी में कन्वर्जन करती है। बच्चों क्या होता है किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, किसी न्यूक्लियस में बल्कि इसी फिगर को यूज कर लेते हैं। जैसे इसमें हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं। तो ये देखा जाता है कि जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, एग्जांपल के लिए अगर कहा जाए कि हमने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अलग अलग तोला, सपोज हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होता जिससे कि हम न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को अलग अलग वे कर सकते, वजन कर सकते। तो ये देखा जाता है कि जब आप उनको अलग अलग वजन करते हैं, अलग अलग मास लेते हैं, और जब वो कंबाइन होकर के न्यूक्लियस बनाते हैं तो इनमें मास का चेंज आता है। यानी अगर हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को पहले अलग अलग मास ले लें और फिर जब वो मिल करके न्यूक्लियस बना रहे हैं तब न्यूक्लियस का मास ले लें, होना तो ये चाहिए कि आपने उसी को बैग में जैसे डाला, आपने 1-1 किलो, आधा किलो उसका सामान, तो टोटल वही वजन आना चाहिए जो पहले था ऑब्जेक्ट्स का। लेकिन न्यूक्लियस के केस में ये नहीं देखा जाता। न्यूक्लियस के केस में ये देखा जाता है कि जब आप उसको एक साथ मिला देते हैं, यानी न्यूक्लियस बना देते हैं, तो न्यूक्लियस का जो मास होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है इन इंडिविजुअल मासेस के टोटल से। तो उसी को जब आप बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में बच्चों लेके आते हो, बाइंडिंग एनर्जी को आप डिफाइन कैसे करते हो कि अगर न्यूक्लियॉन्स इनफाइनाइट सेपरेशन से एक फाइनाइट सेपरेशन पर आके मिले तो कितने की एनर्जी रिलीज होगी, या ये कह सकते हो कि किसी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमें कितने की एनर्जी चाहिए, यानी हम उस न्यूक्लियस को तोड़ करके उसको न्यूक्लियॉन्स को इनफाइनाइट सेपरेशन पर ले जाएं, उसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी। बच्चों बाइंडिंग एनर्जी निकलती कैसे है? अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n से रिप्रेजेंट करें और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये हो गया, इसमें मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं np, मास ऑफ प्रोटॉन mp हो गया, ऐसे हो गया, तो ये हो गया इनिशियल मास। अब इसमें से सबट्रैक्ट करोगे आप क्या, जो न्यूक्लियस है उसका मास, तो ये बच्चों काम करेगा डेल्टा m का, यानी इंडिविजुअल मासेस का टोटल और ये न्यूक्लियस का मास। जब इसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगी क्या, उस सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अब इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके चलते हो, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा दें तो वो कितने की एनर्जी गेन करेगा। क्वेश्चंस में अगर मासेस दिए होते हैं तो आप इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लेते हो, यानी इनिशियल मास माइनस फाइनल मास, फाइनल मास मतलब न्यूक्लियस का मास, इससे निकाल लेते हो। और अगर दिया हो बाइंडिंग एनर्जी फाइनल और इनिशियल की, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, तो उसमें डिफरेंस लेते हैं, उसमें प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी लेते हैं और रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी उसमें से सबट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों बातों में अंतर है, ध्यान सुनो एक बार फिर से इस बात को। अगर मासेस दिए गए होंगे तो जो रिएक्टेंट मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनके मासेस में से न्यूक्लियस का मास सबट्रैक्ट करना। और अगर क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी दी गई हो तो बाइंडिंग एनर्जी, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी में से रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी को घटाना, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आमतौर पर दिया जाता है, तो वो हमको एनर्जी रिलीज या बाइंडिंग एनर्जी मिल जाती है। बच्चों क्या होता है न्यूक्लियर फिजन, बात करें हम लोग फिजन की। फिजन क्या होता है, जब किसी हैवी न्यूक्लियस को आप, जैसे न्यूट्रॉन से आपने बम्बार्ड किया, जब आप किसी हैवी न्यूक्लियस को बम्बार्ड करते हैं किसी पार्टिकल से और वो टूट करके कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स और कुछ पार्टिकल्स में टूट जाए, तो ये है फिजन। यानी फिजन को अगर हमें डिफाइन करना पड़े तो हम क्या बोलेंगे, फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई हैवी न्यूक्लियस अपने छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एटॉमिक बॉम्ब का जो कंसेप्ट होता है कि हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम 23592 है, इसको हमने न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया तो ये बन जाता है बेरियम, क्रिप्टन और 3 एक्सेस न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी रिलीज करता है। तो 141, 92, 56, 36, तो ये जो एटॉमिक बॉम्ब होता है बच्चों, इसमें यही कंसेप्ट यूज होता है। यानी एक बार क्या करते हैं
कि हमने एक यूरेनियम के न्यूक्लियस को लिया और उसको न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराया, तो आप देख सकते हो इसमें 3 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा निकल आए। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स जाकर के बाकी 3 एटम्स को न्यूक्लियस को हिट करेंगे, तो 3 into 3 दैट इज हर एक में से 3 निकला तो 9 हो गए, एंड सो ऑन। इसी को बोलते हैं चेन रिएक्शन। यानी एटॉमिक बॉम्ब में क्या होता है, आपने एक बार इसको बस इनिशिएट कर दिया तो उसके बाद ये फिर सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस होता है, ये अपने आप ही आगे बढ़ता चला जाता है। तो जब बात होती है एटॉमिक बॉम्ब की, तब तो वहां तो डिस्ट्रक्शन ही उद्देश्य है, क्योंकि वहां तो आप बॉम्ब बनाने का मतलब ही हुआ कि आप डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। तो न्यूट्रॉन निकला और उसने जाकर के चेन रिएक्शन प्रोड्यूस किया, और एक एक रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई, तो फाइनली बहुत हैवी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई डिस्ट्रक्शन के लिए, वही चाहिए था। लेकिन जो फॉर्चुनेटली एटॉमिक बॉम्ब का यूज अभी तक सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 शहरों पर हुआ, फॉर्चुनेटली उसके बाद नहीं हुआ। और सभी जो कंट्रीज हैं, सभी जो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं, वो इस बात को लेकर डरते भी हैं, क्योंकि अगर एक बार न्यूक्लियर वार स्टार्ट हो जाए, न्यूक्लियर बम का यूज स्टार्ट हो गया, तो फिर तो पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी इससे रिलीज होती है। बच्चों, जब इसी का इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, तो कोशिश ये किया जाता है कि इस एनर्जी का हम कंस्ट्रक्टिव यूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल, हम पावर जनरेट करने में कर लें। उसमें क्या करते हैं, ये जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स हैं इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। ये जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स होते हैं, मतलब हम ये नहीं चाहते कि 3 न्यूट्रॉन जाकर के फिर 3 गुणे 3 फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 ये सब करते चले जाएं, तो कुछ ऐसी रॉड्स लगाई जाती हैं जिनको हम कैडमियम रॉड्स, एब्जॉर्बर्स बोलते हैं। जैसे वो क्या करेंगे, इन जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे। यानी अब बच्चों बात क्या हो रही है, कंट्रोल्ड फिशन की हो रही है, कंट्रोल्ड फिशन की, जिसमें आप उसको कंट्रोल वे में लेकर चलना चाहते हो। तो कैडमियम की रॉड्स लगाई जाती हैं ताकि जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स हों उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए। प्लस जो हैवी वाटर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए। यानी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कैडमियम रॉड यूज होती हैं एब्जॉर्बर की तरह से, यानी जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स लिख लेंगे उनको एब्जॉर्ब कर लें, और जो हैवी वाटर होता है उसका यूज करते हैं एज मॉडरेटर, ताकि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड को कम कर सके। फ्यूजन, बच्चों फ्यूजन और ज्यादा डेंजरस होता है। एटॉम जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो इस पर बेस्ड है। फ्यूजन तो सिंगलेंस। फ्यूजन में क्या होता है, उसमें 2 लाइटर पार्टिकल मिल करके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, और उसमें भी ट्रिमेंडस लॉस ऑफ एनर्जी होता है, ट्रिमेंडस एनर्जी रिलीज होती है। जैसे 2 1s2 यानी न्यूट्रियम पार्टिकल्स ये मिल करके हीलियम पार्टिकल को बनाएं और हैवी एनर्जी को रिलीज करें। फ्यूजन बच्चों क्या है, इसमें स्मॉलर पार्टिकल्स कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर पार्टिकल। पार्टिकल मींस यहाँ पे न्यूक्लियस, यानी आप छोटे पार्टिकल्स को मिला करके आप एक बड़ा पार्टिकल जनरेट करते हो। ये कहा जाता है सूर्य में, सन में जो लगातार एनर्जी रिलीज हो रही है, लगातार वो जो हीट एनर्जी दे रहा है, वो उसके पीछे यही रीजन है। एक हाइड्रोजन बॉम्ब जो और ज्यादा भयानक होता है, वो और ज्यादा खतरनाक होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड है न्यूक्लियर फ्यूजन पे, यानी अभी तक बच्चों फॉर्चुनेटली इसका इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ, लेकिन ये और ज्यादा भयानक है, ये और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसको इनिशिएट करने के लिए, इसको शुरू करने के लिए तुम्हें एटॉमिक बॉम्ब दिल लगाना पड़ता है। यानी एटॉमिक बॉम्ब पहले लगेगा, फिर एनर्जी रिलीज होगी, फिर फ्यूजन और ट्रिमेंडस एनर्जी, यानी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया फ्यूजन का कंसेप्ट। चलो और आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी बच्चों, अगर बात की जाए चैप्टर के मुताबिक, तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फिजिक्स में तो रेडियो एक्टिविटी होती है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि रेडियो एक्टिविटी और फिजन में क्या अंतर है भाई, तो फिजन में भी पार्टिकल टूट रहे हैं और रेडियो एक्टिविटी में भी नहीं बच्चों, अंतर है। किस बात का अंतर है, रेडियो एक्टिविटी में वो पार्टिकल वो अपने आप टूटता रहता है, वो स्वाभाविक रूप से टूटता रहता है। ठीक है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात हो रही है बच्चों। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी होती है, जिसमें कि आप उसको पहले अनस्टेबल बनाते हैं और तब वो टूटता है। उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है, वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो नेचुरल जो रेडियो एक्टिविटी है उसमें क्या होता है कि वो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है और वो खुद ही अपने को स्टेबल बनाने के लिए पार्टिकल्स एमिट कर रहा है। यानी रेडियो एक्टिविटी बच्चों क्या है, वो अपने आप को स्टेबल बनाने की प्रक्रिया है। हर कोई अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। आप सिलेक्शन लेकर के
डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, मतलब कहीं ना कहीं आप भी स्टेबिलिटी की तरफ चल रहे हो, स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, यही बात है ना। हर कोई स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहा है। तो वही चीज न्यूक्लियस के साथ है, वो पार्टिकल्स को एमिट करके स्टेबिलिटी पाना चाहता है। तो रेडियो एक्टिविटी इज ए प्रोसेस बाय विच ए न्यूक्लियस टेंड्स टू बिकम स्टेबल बाय एमिटिंग सर्टेन पार्टिकल्स। बच्चों पार्टिकल्स तो बहुत सारे एमिट होते हैं अपने मेन काम के। तो अपने काम के कौन है? अल्फा, बीटा और गामा। बच्चों अल्फा क्या है? अल्फा है हीलियम का न्यूक्लियस, मतलब आप हीलियम से उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो तो वो है अल्फा। बीटा क्या है? ये इसी को बीटा माइनस भी लिखते हैं, बीटा लिखते हैं, दोनों बातें एक है। ये है इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन, इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन यानी न्यूक्लियस से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है। और गामा तो आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हीलियम और यानी अल्फा और बीटा बच्चों इन दोनों पर ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो अल्फा और बीटा इन दोनों पर ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का असर पड़ेगा, वो उनको डिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन गामा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि गामा तो फोटोन है, गामा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उस पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ता। बच्चों हम लोगों ने जो फोटॉन्स वाला जो लेक्चर लिया है बच्चों, उसको प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर लेना। वो प्लेलिस्ट में यानी क्विक रिवीजन सीरीज की फिजिक्स मूनशॉट के यूट्यूब चैनल पर आप सर्च कर लेना रैंक में ये क्विक रिवीजन सीरीज, और उसमें आपको ये लेक्चर फोटोन का मिल जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मिल जाएगा। तो गामा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का इन दोनों पे असर पड़ेगा, गामा पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो तो फोटोन है। अगर बात की जाए पेनेट्रेटिंग पावर की यानी किसी चीज के अंदर धंस जाने की क्षमता की, तो सबसे ज्यादा वो क्षमता है गामा के पास, उससे कम है बीटा, सबसे कम है अल्फा। यानी पेनेट्रेटिंग पावर इज मैक्सिमम फॉर गामा, देन फॉर बीटा, सबसे कम है मिनिमम इट इज फॉर अल्फा। लेकिन बात की जाए आयनाइजिंग पावर की, बच्चों आयनाइजिंग पावर मतलब जिस मीडियम से गुजरे उस पर टकरा करके आयंस प्रोड्यूस कर दिए, उसमें आयंस बना दिए, तो ये अल्फा की सबसे ज्यादा है, बीटा की मिडिल में है, गामा की सबसे कम है। यानी आयनाइजिंग पावर अल्फा की ज्यादा, सबसे ज्यादा, बीटा की उससे कम, गामा की सबसे कम। पेनेट्रेटिंग पावर किसी चीज के अंदर धंस जाने की क्षमता, सबसे ज्यादा गामा, उससे कम बीटा, उससे कम अल्फा। ये तीनों ही अगर फोटोग्राफिक प्लेट पर गिराया जाए, फोटोग्राफिक प्लेट पे गिराया जाए या इन्हें बेरियम, प्लेटिनम साइनाइड एक्सेट्रा मटेरियल पे गिराया जाए तो ये चमक प्रोड्यूस करेंगे, ये अपना इफेक्ट उस पर डालेंगे। यानी ये तीनों ही क्या करते हैं? ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करते हैं और ये जो फ्लोरोसेंस है उसको भी क्रिएट करते हैं। क्या है बच्चों ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ ये बताता है कि अगर ये पार्टिकल्स निकले किसी न्यूक्लियस में से तो उस पर असर क्या पड़ेगा। बच्चों एक काम और कर लेते हैं, एक चीज और सीख लेते हैं। किसी भी मटेरियल से अल्फा तब निकलता है, न्यूक्लियस से अल्फा तब निकलता है जब वो ज्यादा हैवी हो। बीटा कब निकलता है बच्चों? बीटा यानी बीटा माइनस, ये निकलता कैसे है, ये बनता कैसे है? क्योंकि यहाँ एक सवाल ये आता है कि जब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन है नहीं तो निकल कहां से रहा है। होता ये है कि न्यूट्रॉन टूटता है प्रोटॉन प्लस बीटा, बच्चों बीटा लिखें या बीटा माइनस लिखें दोनों एक ही बात है, और एंटी न्यूट्रिनो, चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल। इसी तरह से प्रोटॉन जब टूटता है तो वो बनाता है क्या? न्यूट्रॉन, और ये पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन और ये न्यूट्रिनो। तो बच्चों अब देखो इसमें एग्जामिनर आपसे एक सवाल ये पूछ सकता है कि बताओ अल्फा कब निकला, बीटा कब निकला, पॉजिट्रॉन कब निकला, गामा कब निकला। तो अल्फा कब निकलता है? जब न्यूक्लियस बहुत हैवी हो, भारी, खुद ही अपने आप में भारी हो। बीटा माइनस या बीटा कह ले कब निकलता है? जब न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या की अपेक्षा न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा हो। पॉजिट्रॉन कब निकलता है? जब प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो। गामा कब निकलता है? जब किसी न्यूक्लियस के पास में एक्सेस एनर्जी हो। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ की तरफ। तो अल्फा जब कोई पार्टिकल निकलेगा किसी भी एलिमेंट में से
तो उसका एटॉमिक नंबर भी कम हो जाएगा और मास नंबर भी कम हो जाएगा। हम एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट ले लें अगर x, उसका मास नंबर a, उसका एटॉमिक नंबर z, और इसने अगर अल्फा पार्टिकल को एमिट किया और एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट हमने मान लिया y, तो एटॉमिक नंबर 2 से घटेगा और मास नंबर 4 से घटेगा। ये अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ। यानी अगर अल्फा पार्टिकल हमने एमिट देखा किसी न्यूक्लियस से, तो एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 2 एंड मास नंबर विल डिक्रीज बाय 4। और जब कोई एलिमेंट निकालेगा बीटा को, बच्चों आपको एक आवाज पीछे सुनाई दे रही होगी, तो अपना कंसंट्रेशन बना के रखना है। ये जो कूड़ेदान वाली गाड़ी है वो वाली गाड़ी है, तो बच्चों अपना कंसंट्रेशन बना के रखना है। हमारे पास एक एलिमेंट सपोज x है और उसने जो बीटा है उसको एमिट किया, तो बीटा को एमिट करने का मतलब बच्चों क्या हुआ कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब उसका मास नंबर तो वही रह जाएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। यानी अगर बीटा निकलेगा, बीटा मतलब बीटा माइनस मतलब दोनों ही सेम, तो अगर बीटा निकला तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो मास नंबर पे कोई असर नहीं, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया। और अगर इसी बच्चों कहा जाए कि अगर पॉजिट्रॉन निकला, तो पॉजिट्रॉन निकलने पर भी मास नंबर पे कोई असर नहीं। मास नंबर बच्चों सिर्फ असर पड़ता है तब जबकि अल्फा पार्टिकल निकलता है, ना तो बीटा माइनस निकलने का असर पड़ेगा ना बीटा प्लस निकलने का। बच्चों ये जो घर घर कूड़ा कलेक्शन वाली गाड़ी है, ये वो है, तो आप साथ साथ में पढ़ते भी रहो और उसका जो गाना बज रहा है उसका भी आनंद लेते रहो। लेकिन बच्चों पढ़ाई की तरफ ध्यान देना, पढ़ाई पर फोकस रहो। तो कहाँ पे थे हम लोग? एटॉमिक नंबर पर असर पड़ा, अल्फा निकलने पर 2 घट गया। जब बीटा माइनस निकला तो वो बढ़ गया, लेकिन आप देख सकते हो इसमें मास नंबर पे कोई असर नहीं पड़ा। और अगर हम बीटा प्लस की बात कर रहे हैं यानी पॉजिट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो उसमें मास नंबर अगेन सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 घट गया क्योंकि जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट हुआ है, तो ये आ गया बीटा प्लस। ऑब्वियसली यहाँ पर यहाँ पर जब आप लिखोगे तो एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पर मिलेगा। यानी जो अपने काम की बात है बच्चों वो ये कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर ये दोनों घट जाएंगे जब अल्फा निकलेगा। जब बीटा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, मास नंबर पे कोई असर नहीं। जब हम पॉजिट्रॉन को निकालेंगे तो मास नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर 1 घट जाएगा। ठीक है, तो ये बात कर ली बच्चों हम लोगों ने किसकी? ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ की। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या है रेडियो एक्टिविटी में जो स्टैटिस्टिकल लॉ है? चलो अब बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी के स्टैटिस्टिकल लॉ की। बच्चों स्टैटिस्टिकल लॉ यानी जिससे कि आप गवर्न करते हो, आप पता लगाते हो कि एग्जैक्टली पार्टिकल्स कितने बचेंगे, क्या होगा। तो स्टैटिस्टिकल लॉ बच्चों 2 है। पहला बच्चों क्या बोलता है रेडियो एक्टिविटी कि रेडियो एक्टिविटी वो एक प्योर न्यूक्लियर फेनोमेना है, यानी उस पर बाहरी किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, सपोज रेडियम है, हमने उसको किसी एसिड में डाल दिया, बेस में डाल दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर घटा दिया, तो उससे उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। रेडियो एक्टिविटी यानी क्योंकि एक प्योरली न्यूक्लियर फेनोमेना है। रेडियो एक्टिविटी रैंडम और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो एक रैंडम प्रोसेस है। आप ये नहीं कह सकते कि अभी एक अल्फा निकला तो दोबारा अल्फा ही निकलेगा। वो एक रैंडम और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाता है और वो एक रैंडम प्रोसेस है। वो एक न्यूक्लियर प्रोसेस है, इसलिए उसके ऊपर इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता कि आपने बाहरी टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाया है, घटाया है, क्या किया है। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब बच्चों कितना टूट रहा है पार्टिकल प्रति सेकेंड, ये माइनस लैम्डा एन यानी उस समय कितने पार्टिकल्स हैं उन पर डिपेंड करता है। जब आप इसको इक्वेशन में ले आते हो तो n इक्वल टू एन नॉट ई पे पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ पे एन नॉट क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल। लैम्डा क्या है? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रेडियो एक्टिव मटेरियल उसकी प्रॉपर्टी है। हाफ लाइफ बच्चों क्या होता है? कितनी देर में उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या हाफ हो गई, दैट इज 0.693 बाय लैम्डा।
बच्चों मीन लाइफ क्या होती है, यानी उनकी एवरेज लाइफ कह सकते हो 1/λ। जो ज्यादा काम का फॉर्मूला है, जो आपको क्वेश्चंस में ज्यादा यूज करना पड़ता है, वो है n/n0 1/2 की पावर n। जहां बच्चों स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। जैसे कहा गया कि किसी पार्ट कोई न्यूक्लियस पहले 100 था और उसकी हाफ लाइफ है सपोज 2 घंटा, तो 2 घंटे बाद वो 50 हो गया, 4 घंटा बीता यानी और आधा हो गया, और आधा हो गया, एंड सो ऑन। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। बच्चों ये जो dm/dt होता है, इसी को आप एक्टिविटी भी बोलते हो, इसी को आप एक्टिविटी भी बोलते हो। ज्यादा इस्तेमाल आपको इसी फॉर्मूले का क्वेश्चंस में करना पड़ता है। फिर अगर बात की जाए, हाफ लाइफ हम लोगों ने देख लिया, हाफ लाइफ और मीन लाइफ को भी आप रिलेट कर लोगे, ठीक है। 1/λ को अगर आप लिख देते हो मीन लाइफ, तो आप हाफ लाइफ को कह सकते हो 0.693 इंटू। क्लियर। अगर कोई क्वेश्चन कहता है कि कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है और वो 2 अलग अलग प्रोसेस से टूट रहा है, एक से उसका हाफ लाइफ है TA एक प्रोसेस से, और दूसरे प्रोसेस से है TB, तो जो उनका एवरेज टाइम निकाला जाता है हाफ लाइफ का, वो ऐसे निकालते हैं, यानी वही तरीका जिससे कि कैपेसिटर सीरीज में, रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हैं। यानी ये मेथड क्या है, अगर क्वेश्चन ये कह दे आपसे कि कोई हाफ लाइफ प्रोसेस है जिसमें कि 6 घंटा उसका हाफ लाइफ होता है, कोई प्रोसेस B है जिससे 3 घंटा होता है, अगर ये दोनों से एक साथ टूटे तो उसका हाफ लाइफ बताओ, तो उसका हाफ लाइफ आप इसी मेथड से निकाल लोगे, वो हो जाएगा 6 × 3/6+3 दैट इज 18/9 दैट इज 2 आवर्स। तो हाफ लाइफ का निकालने का ये तरीका होता है। जो लास्ट कंसेप्ट रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम का, फिर हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखो, ताकि जो भी वीडियो जाएगा, बच्चों इस समय पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे कि क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, पहले हम लोग उनको कवर कर रहे हैं इसको रिवीजन सीरीज में। तो आप लोग चैनल से जुड़े हुए रहो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो जाए वो आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। X टूट रहा है Y में, Y टूट रहा है Z में, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम मतलब Y, तो इसका मतलब ये जितना बन रहा होगा उतना ही टूट रहा होगा। इसका मतलब इसके टूटने की दर और इसके टूटने की दर दोनों की बराबर होनी चाहिए, या ये कह दें कि λx × nx ये बराबर होना चाहिए λy × ny। ये है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम शब्द से ही जाहिर है, ये जितना बन रहा होगा उतना ही टूट रहा होगा। तो इसके बनने की दर ये है, इसके टूटने की दर ये है, तो ये होता है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। फाइन। तो बच्चों आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। बच्चों टेलीग्राम चैनल को भी बच्चों जुड़ जाओ उसके साथ भी, उसमें भी कई तरह के स्टडी मटेरियल डाले जाते हैं। बच्चों जो ऐप है उसका भी लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, सब कुछ वेबसाइट का लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको चेक करते रहो। जो ऐप है उसमें जाकर के जो फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन है उससे जाकर टेस्ट जरूर दो। बच्चों कमेंट जरूर लिखो, लाइक द वीडियो, कमेंट जरूर लिखो और उसको सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग किसी एक टॉपिक को उठाएंगे और उसको रिवाइज करेंगे। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।